हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ाए हैं। रासायनिक संयोजन के नियम में मैंने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम भी समझाया हुआ है। गुणित अनुपात के नियम की थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूं कि गुणित अनुपात के नियम में आपने क्या पढ़ा है। गुणित अनुपात के नियमानुसार यदि कभी दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करें, उसमें क्या होगा, एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स रहेगा और एक तत्व का द्रव्यमान बदलेगा। दो तत्व मिलके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करें तो उसमें क्या होगा, एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स रहेगा और एक तत्व का द्रव्यमान बदलेगा। जिस तत्व का द्रव्यमान बदलेगा उसके द्रव्यमानों में क्या होता है, एक सरल गुणित अनुपात, यही बताया गया है। इसके जो है पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया भी है कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं बता दे रहा हूं कि मान लीजिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके, दो तत्व है, क्रिया करके H2O बना ले और H2O2 बना ले। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है यहाँ 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, दो संबंधित 16। और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और ऑक्सीजन का 32 है। तो ये दो यौगिक बने हैं और इन दोनों यौगिकों के निर्माण के लिए कितने तत्वों ने भाग लिया है, 2 तत्व। जब कभी भी दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर लें तो आप ये जान लीजिए वहां कौन सा नियम लगने वाला है, गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात के नियम में क्या होता है, एक का द्रव्यमान फिक्स रहता है। दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स रहेगा और एक तत्व का द्रव्यमान बदलेगा। जिस तत्व का द्रव्यमान बदलेगा उसमें होगा सरल गुणित अनुपात। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 से 32 हो रहा है, पीएच के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो 16 से 32, इसमें सरल अनुपात क्या होगा, एक संबंधे 16 संबंधे 32 हो जाएगा, 16 संबंधे 32, एक संबंधे 2 का सरल अनुपात होगा, एक संबंधे 2 का सरल अनुपात होगा। एक और एग्जांपल मैंने दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, एक और एग्जांपल दिया था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन का द्रव्यमान 12, यहाँ भी क्या है 12, लेकिन ऑक्सीजन का देखो यहाँ 16, यहाँ 32। सरल अनुपात क्या आएगा, एक संबंधे 2। बस आपको समझना है कि कहाँ कौन सा नियम लगने वाला है। मैं बात करूं, देखो ध्यान से, जैसे आपका सल्फर और ऑक्सीजन, मैं लिख रहा हूं सल्फर व ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो आप देखें SO2 बना है और SO3 बना है, यही बना है। तो इसमें देखो यस का द्रव्यमान 32 है, सल्फर का द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ देखें आप, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 48। सल्फर का द्रव्यमान दोनों ही केसेस में फिक्स है, किसका बदल रहा है, ऑक्सीजन। इसमें सरल अनुपात क्या होगा, बता दीजिए। 32 और 48 में क्या होगा, 16 दूना 32, 16 दिया 2 संबंधे 3। तो आप यही लिखेंगे, सल्फर के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले, सल्फर के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल अनुपात क्या होगा, 32 संबंधे 48, अर्थात क्या आ जाएगा, हाँ 2 संबंधे 3। एक और मैं प्रश्न देता हूं आपको, एग्जाम्पल एक और, ये थर्ड था। फोर्थ क्या होगा, मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके SO2 N2 ऐसा माने N2O3 व N2O5 बनाते हैं, ऐसा मान रहा हूं। ऐसा आपको दिया गया है, मान लीजिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके N2O3 व N2O5 बनाते हैं, तो आप क्या लिखें, N2O4, यार क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान निकाले, नाइट्रोजन का क्या आएगा 28 और इसका क्या आएगा 16 3 48, इसका 28, इसका 80। तो यहां देखिए N का द्रव्यमान फिक्स है, द्रव्यमान किसका बदल रहा है, O का। तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले, नाइट्रोजन के निश्चित, वो नहीं आ रहा क्या, कहाँ ये नहीं हो, नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में ऊपर लिखना, नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे लिखना है में सरल अनुपात क्या आएगा भाई, हाँ 48 संबंधे 80, यानी क्या आएगा, हाँ 3 संबंधे 5। आप इतना लिखे फटाफट, कितना लिखे फटाफट, देखिए ध्यान से, देखिए आपके सामने प्रश्न है, समझे ध्यान से। बता रहे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके भिन्न यौगिक मतलब बहुत सारे यौगिक बना रही है, पूछ रहा है तो जो यौगिक बना रही है उसमें क्या क्या है, जो यौगिक बनाएंगी ना, आप ये समझ लें कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो जो यौगिक बनेगा वो इन्हीं दोनों का होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या दिया गया पता है, यहाँ आपको दिया है नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया गया, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, और यहाँ क्या दिया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। इतना प्रश्न में आपको दिया गया। पूछ रहा है कि ये आंकड़े रासायनिक संयोजन के किस नियम का पालन करते हैं, इसका कथन बताइए। तो अगर ये रट लें, ये जानते ये भी एक यौगिक है, ये समझो, जो यहाँ यानी यहाँ ऊपर द्रव्यमान दिया है, ये भी एक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा मैं समझा, जिसमें N रहेगा और O रहेगा, ये भी एक यौगिक बनेगा, ये भी एक यौगिक बनेगा, ये भी एक यौगिक बनेगा, इसमें भी NO, इसमें भी NO, इसमें भी NO, इसमें भी NO। तो जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बना दें तो आपको पता है कौन सा नियम लगने वाला है, गुणित अनुपात का नियम। अब मैं इसको हल कराता हूँ, देखिए हल कैसे करें, आप देखिए ध्यान से इसको हल कैसे करें। तो देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ हल, सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, आप ऐसा लिख लो
यहां से मैं हल करा रहा हूं, लिखेंगे क्या, n का द्रव्यमान, n का द्रव्यमान, और क्या होगा, O का द्रव्यमान। इधर चाहे तो आप यौगिक कह सकते हैं कि यौगिक क्या होगा, मैं इधर सही से लिख रहा हूं। हालांकि आपके बुक में यौगिक नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं यौगिक क्या बनेगा, ये कौन सा यौगिक होगा, ये कौन सा यौगिक होगा, ये कौन सा यौगिक होगा। ठीक है, जो यौगिक होगा वो मैं लिखाऊंगा भी, और n का द्रव्यमान, n का द्रव्यमान, और इधर कर सकते हैं O का द्रव्यमान। आप ये समझ चुके हैं कि कौन सा नियम लगने वाला है, गुणित अनुपात का नियम, आप ये जान चुके हैं। मैं पहले ये आंकड़े लिखूं जो आपके बुक में दिया है, ये दिया है n का 14 दिया है, और क्या दिया है 14, फिर दिया है ये 28 दिया है, ये 28 दिया है। इधर बात करें क्या दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है, 32 दिया है, 80 दिया है ना, ये दिया हुआ। अच्छा, जानते हैं इसका यौगिक क्या बनेगा, n 14 होता है और NO बन जाएगा इसका। ध्यान समझो क्या बनेगा, इसका बनेगा n और O, क्योंकि n का 14 होता है, O का 16, वही दिया है, एक n है एक O है, तो क्या बनेगा NO। यहाँ क्या बनेगा, NO2 बनेगा, ये समझ लें आप। यहाँ क्या बनेगा, हाँ N2O2, यही ना होगा। यहाँ क्या बनेगा N2O5। आप चाहे तो किसमें और डाल सकते हैं, लेकिन जितना, ये बुक वाली बात कर रहा हूँ, बुक में इतना दिया मैं उसी के साथ चालू करा रहा हूँ, और कुछ आप मैं बाहर से नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, NO बनेगा, यहाँ क्या होगा NO2, यहाँ क्या बनेगा N2O2, यही ना होगा, और यहाँ क्या होगा N2O5, यही हो रहा है ना। 28 32, देखिए बुक में एक क्वेश्चन दिया है ना भाई, नहीं पता गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये दिया है, ध्यान से देखें आप, ये यौगिक मिल गए हैं। आप जान चुके हैं गुणित अनुपात का नियम लगने वाला है, लेकिन गुणित अनुपात के नियम में होता क्या है, एक का द्रव्यमान फिक्स रहता है, एक का बदलता है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों का बदल रहा है, यहाँ भी वेरिएशन देख रहा है, आपको विभिन्नता देखने को मिल रही है। 14 14, 28 28 अलग अलग है। अगर एक का फिक्स होता एक का बदलता, तो मैं जो बदलता उसमें रेशियो निकाल लेता, आप रेशियो निकाल लेते ना। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका भी बदल रहा है, इसका भी बदल रहा है। तो गुणित अनुपात का नियम फॉलो कराने के लिए, गुणित अनुपात का नियम यहाँ पे लागू कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक का द्रव्यमान फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि गुणित अनुपात का नियम में एक का फिक्स होता है। और आपको पता है यहाँ लग भी रहा है, आपको ये भी पता है कि यहाँ गुणित अनुपात का नियम लग भी रहा है। तो गुणित अनुपात का नियम कह सकते हैं ना, फॉलो कराने के लिए आपको एक का द्रव्यमान फिक्स करना पड़ेगा। अब देखो, आप चाहे तो इसका द्रव्यमान फिक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी द्रव्यमान फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जानते हो, यहाँ देखो ज्यादा जानते हैं, अगर यहाँ चाहेंगे, अगर आप इसको फिक्स करना चाहेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ मतलब किसको कम किया जाए, यहाँ बड़ा दिक्कत है, पता है कि इसमें गुणा करके, ये समझे आप लोग। यहाँ क्या है, अगर आप इसको फिक्स करने जाएंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करने जाओगे ना, बस दो से गुणा यहाँ करो, 2 से यहाँ गुणा करो, बस बाकी सब फिक्स है। लेकिन अगर आप सोचे कि इसको मैं फिक्स कर दूं, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जो आसानी से फिक्स हो जाए बस उसी को फिक्स करें आप। लेकिन ये बात है, ध्यान दें, आप चाहेंगे कि n का द्रव्यमान दो जगह 28 है, इसको बढ़ा के 28 कर दो, तो अपने आप एक का फिक्स हो जाएगा। तो 28 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। लेकिन ये बात बता दूं आपको कि जब आप 2 से गुणा करेंगे, मान लीजिए जैसे n को फिक्स करना चाहते हो, 28 करना चाहते हो, तो 2 से गुणा आप n में करेंगे, लेकिन वो 2 से गुणा O में भी होगा। जब आप बैलेंस करने के लिए जिस संख्या से गुणा करते हो, मान लीजिए आपको बता दे रहा हूं, जैसे H2O है, H2O है, आपको OH को 4 करना है, तो आप 2 से गुणा करेंगे, लेकिन O भी बढ़ जाएगा, बढ़ता है ना। तो वही सेम केस यहाँ भी, कि जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये 28 होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा 32।
तो आप यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्रश्न वाला बात है। तो आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे? 2 से, और यहाँ भी 2 से करेंगे, पूरे में गुणा होगा 2 से। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28। अब एक पूरा फिक्स हो गया। अब इसका देखिए, ये हो जाएगा क्या? 32, और ये क्या हो जाएगा? 64 होगा ना। ये 32 से क्या होगा? 64। अब देखिए, एक का फिक्स है, एक का बदल रहा है। एक का फिक्स है, एक का क्या है? बदल रहा है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले, निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले द्रव्यमान से क्रिया करने वाली ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में सरल अनुपात, मानों में सरल अनुपात क्या होगा? क्या आएगा? 32 संबंधित 64 संबंधित 32 संबंधित 80। क्या निकल के आएगा? 16 दूना 32, 16 चौका 64। तो ये तो 16 से भी नहीं, ये 32 से घटाओ, 32 से घटाओ। नहीं नहीं, 32 ये नहीं कटेगा, 16 सब कट जाएगा ना। क्या होगा? 16 दूना 32, और क्या आएगा? ये फिर 2 आएगा, फिर 16 25 80, यही आएगा ना। अब इससे सरल नहीं होगा, क्योंकि 5 आ गया है ना। अगर 5 ना के कोई सम संख्या ही होती तो ये और ज्यादा सरल होता। ठीक है, इतना छापे फटाफट। समझ पाए कि नहीं आप लोग? कि फिक्स नहीं होगा, एक का द्रव्यमान फिक्स करेंगे। और जब दोनों, भाई यहाँ दोनों कंडीशन मिल गया आपको कि दोनों का बदल रहा है, लेकिन फिर आप जानबूझ करते हैं, आप जान चुके हैं कि यहाँ गुणित अनुपात का नियम लगने वाला है। कैसे जान चुके हैं आप? 2 ही तत्व हैं, यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, 2 से अधिक, 2 हो या 2 से अधिक हो तो लग जाएगा गुणित अनुपात का नियम। उसमें क्या होता है? एक का द्रव्यमान फिक्स होता है, एक का बदलता है। लेकिन अगर दोनों का बदल रहा हो तो एक का फिक्स करेंगे। लिख लो उसको। ध्यान से देखिए आप लोग, ये आपका है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये नियम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन पूछता है, ये जानते रहिए। सबसे पहले जान लीजिए इस नियम का प्रतिपादन या इस नियम को किसने दिया था? रिक्टर। रिक्टर एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने दिया था। हाँ, ध्यान से देखिए आप, इस नियम के कहने का मतलब क्या है, मीनिंग समझना है कि ये नियम बताता क्या है। ये नियम बताता है कि जब यहाँ, ये पहली बात ये समझ लें, यहाँ कुल मिला के 3 तत्व होते हैं। जब 2 तत्व रहे तो गुणित अनुपात का नियम, 2 तत्व रहे तो कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। और जब कभी 3 तत्व आ जाएं तो कौन सा नियम लगाएंगे आप? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब इस नियम का मतलब समझो। हाँ, बताता है कि जब 2 भिन्न, मतलब ये समझे कि जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करें। मतलब ध्यान दें कि जब 2 तत्व संयोग करते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, और दोनों संयोग करते हैं किसी तीसरे से, ये बता रहा है कि जब 2 तत्व जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहे वो किसी तीसरे तत्व से संयोग करे जिसका द्रव्यमान क्या रहे? फिक्स रहे। और संयोग करने के बाद यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। उस यौगिक में देखेंगे तो तीसरे का द्रव्यमान दोनों जगह फिक्स रहेगा और पहले दूसरे का दोनों स्थान पे क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। ठीक है, इसके बाद का नियम तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या बता रहा है। इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो बता रहा है यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग होगा, इन दोनों का मतलब समझ रहे हैं, जिनका द्रव्यमान बदल रहा है, फिक्स वाले का नहीं, जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले नहीं है। मैंने बताया कि जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले 2 तत्व
ठीक है, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, बता रहा है ये संयोग करते हैं, यदि इन दो तत्वों, इन दो का मतलब जो दोनों तत्व जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है उनमें कभी संयोग होगा, तो बता रहा है संयोग होगा तो वह उसी अनुपात में होगा। उसी अनुपात का मतलब जिस अनुपात में वो तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं वह उसी अनुपात में होगा, या एक कैसा होगा, एक सरल गुणित अनुपात में होगा। उसी अनुपात में या एक सरल गुणित अनुपात में होगा। मैंने बताया ना कि जिसमें वे तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, मैंने बताया कि जिसमें वे तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं वो अनुपात उसी में होगा या कोई फिक्स रेशियो होगा, सरल गुणित अनुपात होगा। इसको मैं समझा रहा हूँ, इसको ज्यादा आप न समझे, यही समझे, बस इतना समझें। जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके बना रहा है CO2, क्या बना रहा है, नॉर्मली आप जान जाएंगे। सल्फर ऑक्सीजन क्रिया करके बना रहा है SO2, ये CO2 बना रहा है, ये क्या बना रहा है SO2। ये पहला है मान लीजिए, ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो। हमने इसको तीसरा क्यों माना पता है, क्योंकि देखो CO2 में O का द्रव्यमान 32 है, यहाँ भी O का द्रव्यमान क्या है 32, लेकिन कार्बन का द्रव्यमान यहाँ 12 है, यहाँ सल्फर का द्रव्यमान 32। ध्यान से देखें आप, यहाँ द्रव्यमान क्या है 12 32 है, यहाँ क्या है 32 32 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान दोनों स्थान पर फिक्स है, तो तीसरा मैं इसे मानता हूँ जिसका द्रव्यमान फिक्स है। ठीक है, ये क्लियर है। बट इसके बाद ये समझो अपने मन से कि इन दोनों में अब हमको संयोग कराना है, इन दोनों तत्वों में, और इन दोनों तत्वों में दो प्रकार से अनुपात निकालना है। एक जब नॉर्मली ऐसे निकालना है, इन दोनों का रेशियो हम दो तरीके से निकालेंगे। एक कैसे निकालेंगे, एक नॉर्मली कार्बन 12 और 32 का निकाल लेंगे रेशियो, एक इनसे और इनसे क्रिया कराने के बाद यौगिक मिलेगा उसका रेशियो निकालेंगे। हम क्या करेंगे, कार्बन और सल्फर दूसरे और तीसरे का ही दूसरे का और पहले का निकालना है, उन्हीं दोनों में रिएक्शन कराना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे आप, एक बार कार्बन और जो दो तत्व हैं जिनका द्रव्यमान बदल रहा हो, तो एक बार उनमें नॉर्मली ऐसे रेशियो निकाल लें आप, जो रेशियो आ रहा हो। उसके बाद उनमें यौगिक बना के तब रेशियो निकालो। निकालने के बाद दोनों का डिवाइडेशन करें, दोनों को भाग दे, भाग देने के बाद जो रेशियो आएगा उसी की बात ये कर रहा है। नहीं समझे, अपनी भाषा में ये समझे आप कि जिन दो तत्वों का द्रव्यमान बदलेगा, पहले आप उनका द्रव्यमान लिखकर उनमें अनुपात निकाल लें। जैसे इसका बदल रहा है, तो पहले आप कार्बन और सल्फर लिख के इनके बीच का जो रेशियो वो निकाल लो। इसके बाद कार्बन और सल्फर का क्रिया करा कि जो यौगिक मिलेगा उसमें कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाल लो। तो जो अभिक्रिया यौगिक बनने के पहले का जो रेशियो था कार्बन सल्फर का, और यौगिक बनने के बाद जो रेशियो था, दोनों को भाग दे दें, जो आएगा, जो अनुपात मिलेगा उसी की बात यहाँ होगी। समझ पाए आप, बस ये समझना है। ऐसे यहाँ भी करना है क्या कि इसका आपका दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक सल्फर ऑक्सीजन का नॉर्मली कर दो। आपने देखो जब ये क्रिया करेगा ना, सल्फर और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो ये बनाता है H2S। क्या बनाता है, थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या था आपका, ये सल्फर था, ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन। ये जब क्रिया करेगा बनाएगा H2S, ये बनाएगा H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बनाएगा और ये H2S बनाएगा। तो यहाँ H का द्रव्यमान देखो 2 संबंधे 32, यहाँ 2 संबंधे 16। H का द्रव्यमान तो फिक्स है, तो आप इसको थर्ड नाम दे सकते हैं। जिसका द्रव्यमान फिक्स हो उसको थर्ड एलिमेंट नाम दे दो, तीसरा तत्व। ठीक हो, मैं इसको नाम देता हूँ तीसरा तत्व। इनमें से किसी को फर्स्ट नाम दे दिया, किसी को सेकेंड। तो इनमें क्या हुआ, दो प्रकार से रेशियो निकालेंगे। एक नॉर्मली इनके बीच का वैसे निकाल लो, और एक इनके और इनके बीच का यौगिक बनाने के बाद फिर दोनों का डिवाइड कर दो, पहला का दूसरे में डिवाइड कर दो, भाग दे दीजिए, ऐसे निकालना। अब अच्छे बताओ इसका यौगिक क्या बनेगा, SO2 बनेगा कि नहीं। सल्फर ऑक्सीजन का यौगिक क्या बनेगा, SO2। मैं बात करूं कार्बन सल्फर का जो यौगिक बनता है CS2 बनता है। क्या बनता है, CS2। एक दो बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा हो सकता है, मुश्किल लग रहा हो। ठीक है, देखो ध्यान से, आप क्या लिखेंगे, कार्बन व ऑक्सीजन सल्फर परस्पर, ठीक है,
पृथक्कृत रूप से कार्बन व सल्फर का पृथक्कृत अनुपात। पृथक्कृत का मतलब अलग से जब रहेंगे अलग अलग अनुपात निकालेंगे। पृथक्कृत अनुपात ऐसा लिखो, कार्बन व सल्फर के द्रव्यमानों में पृथक्कृत अनुपात, ऐसा लिखो, कार्बन व सल्फर के द्रव्यमानों में पृथक्कृत अनुपात क्या मिलेगा भाई? पाएंगे आप, बस ऐसे अलग अलग निकालो। कार्बन का 12, 32। सरल अनुपात जानते हैं क्या है? सरल अनुपात 4 12, 4 8 32, 3 संबंधी 8। इसके बाद कार्बन, इसको आप अलग से लगाइएगा पहले। कार्बन व सल्फर के संयोग करने के पश्चात, संयोजन के पश्चात प्राप्त यौगिक में अनुपात, प्राप्त यौगिक में अनुपात। देखिए क्या होगा, यौगिक में अनुपात क्या होगा? क्या मिलेगा आपको? मिलेगा CH2, यही मिलेगा ना। तो कार्बन क्या होगा? प्राप्त यौगिक में यही लिख रहा हूं, CH2। तो कार्बन क्या होगा? 12 और 64। क्या मिलेगा? 12 और 64। क्या मिलेगा? 4 3 12 और 16 चौका 64, यही होगा ना। अब इन दोनों का भाग दीजिए, इन दोनों का रेशियो निकालो। 3 संबंधी 8 डिवाइड बाई 3 संबंधी 16, क्या आएगा? 16 ऊपर जाएगा ना। अरे यार ऐसा आएगा, 3 संबंधी 8, यहाँ का है 16/3, यही मिलेगा। ये 2, ये क्या ना आएगा? 1 आ जाएगा। 2 संबंधी 1 निकाल लोगे ना। क्लियर है आप लोग? एक बार इन दोनों का वैसे सरल अनुपात निकाल लेना अलग अलग तरीके से, और एक यौगिक बनने के बाद। समझ रहे कि नहीं आप? समझ पा रहे कि नहीं यार आप? इसके बाद एक ऐसा निकाल लेना, इसका ऐसा निकालो, इसका देखो फटाफट। प्राप्त यौगिक में ना ऐसा लिख रहे, द्रव्यमानों में अनुपात, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, द्रव्यमानों में अनुपात। ऐसे इसका भी कर लेंगे आप, द्रव्यमानों में अनुपात लिख लीजिए। मान लो मैं इसको मिटा के पहले वाले को सॉल्व करूं, तो ध्यान दे, आप क्या लिखेंगे? आप जान चुके इसके इसमें क्या बनेगा? SO2 बनेगा। आप पहले लिख लो, पहले आप क्या लिखेंगे? सल्फर व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात, ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यमानों में अनुपात संयोजन के पूर्व, मतलब जब संयोजन ना की, जब आपस में क्रिया ना की रहे तब अनुपात निकाल रहा है। संयोजन के पूर्व, तो क्या निकालेंगे अनुपात भाई? सल्फर का क्या होगा? 32 और ऑक्सीजन का 16, तो क्या आएगा? 2 संबंध 1, यही आएगा। अब इसके बाद क्या है? सल्फर व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात, के द्रव्यमानों में अनुपात कब निकालेंगे ये अनुपात? संयोजन के बाद, जब वो आपस में क्रिया करें। संयोजन के बाद क्या निकलेगा अनुपात भाई? 32 संबंधे 32, तो क्या आएगा? 1 संबंधे 1। इसका रेशियो निकाले, क्या आएगा? 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 1, ये कितना आएगा? ये रेशियो आएगा 2 संबंधे 1। ठीक है, कब?
थोड़ा बड़ी कर। इसके बाद अगला नियम है आपका गेल-यूसेक का नियम। गेल-यूसेक ये नया है, आपने कभी सुना नहीं, लेकिन आसान है, हार्ड नहीं। गेल-यूसेक या गए कह सकते, गेल-यूसेक कह सकते का नियम। गेल-यूसेक सलाद, गेल-यूसेक सलाद। तो क्या लिख सकते, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? गेल-यूसेक ने किया। ये जानते रहिए, नाम से पता चल रहा है, आपको नाम से दिख रहा होगा किसने दिया ये नियम। तो क्या लिखेंगे, किसके अनुसार, किसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में समान है सबको, समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली तथा बनने वाली, जो भाग लेती हैं, जो बनती हैं, भाग लेने वाली तथा बनने वाली गैसों के आयतनों में, गैसों के आयतनों में कणों में एक सरल अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। अनुपात होता है। तो ध्यान दो आप, ये सबसे पहले सुनो मेरी बातों को। आप सबसे पहली बात रट लें कि ये नियम कब लगेगा, जब गैसों के ऊपर लागू होने वाले दो नियम, एक है गेल-यूसेक का नियम, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद एक नियम है अवोगाद्रो का नियम। एक गेल-यूसेक का नियम है, एक अवोगाद्रो का नियम है। कि किसके ऊपर लागू होता है? ये लागू होता है गैसों के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान दें आप, क्या नियम है? ये नियम है, पहला नियम क्या है, समान ताप एवं दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में जो गैसें भाग ले या रासायनिक अभिक्रिया में जो गैसें बनती, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों या रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाली गैसों के आयतनों में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। जैसे एग्जाम्पल ये समझेंगे, बहुत आसान है, हार्ड नहीं। बस ये बात है कि वो गैसें होनी चाहिए बस। जैसे मान लें आप H2, ध्यान दो, H2 और Cl2 क्रिया करके 2HCl बना रही, सभी गैसें हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ध्यान से समझिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी क्या है, गैस। गुणा करेंगे, आपको पता है भाई। आप ना ये बोलो, इसका जो सामने संख्या लिखी हो, कुछ नहीं करना है, जो सामने संख्या लिखी हो उसी को बोलो। ये गैस का एक आयतन मान लो, कितना मान लो, हाँ, इसका एक आयतन मान लो, ये गैस का एक आयतन है, ये गैस का कितना आयतन, 2 आयतन। बस ये समझना, ये गैस का एक आयतन है, गैस के लिए आयतन निकालते हैं, ये एक आयतन है, ये कितना आयतन है, 2 आयतन। अच्छा मैं मान लूं, थोड़ा ध्यान, अब यहां से क्या निकालें, मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये 50 ml, तो ये कितना होगा,
बस बस यही इसी के लिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर ये 50 ml तो ये भी 50 ml होगा, लेकिन वो कितना होगा 100 ml, यही बता रहा है। या अगर ये 200 ml हुआ, ये कितना ml होगा, हाँ यही बता रहा है। तो ये आपको समझना है, बस आयतन जान लो, बस आयतन जानने के बाद आप ये बता ml वगैरह बता सकते, ml बता सकते। तो ये कितना होगा 100 ml होगा, ये भी कितना होगा। हार्ड है क्या, नहीं हार्ड नहीं है, बस ये बताता है कि गैसों के आयतनों में क्या होता है, एक सरल अनुपात। इसके पहले बाद वाला जो अवोगाद्रो का नियम वो और भी आसान, इसको लिखे फटाफट। अच्छा एक एग्जाम्पल और मैं एक एग्जाम्पल, रुकिए आप लोग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मीथेन, ध्यान से देखिए, मीथेन गैस CH4 होता है। इसका अगर मैं जलाऊं, इसको जलाऊं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप इसको जलाते हैं, क्या वो धुआं लग रहा है क्या? ये थोड़ा देखिए, ये दरवाजा बंद कर देखो, चलो देखो ध्यान से, मीथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन, आपका बनेगा CO2 बनेगा और H2O बनता है। CO2 बनता है, क्या बनता है H2O। यहाँ जो H2O नहीं होता है, ये H2O आप जानते हैं कि H2O द्रव अवस्था में जो है, जल द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये अभिक्रिया ना, इसमें दहन होता है। तो दहन होने के बाद अभिक्रिया में बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है, और इतना अधिक उष्मा निकलता है कि जल को जो है द्रव अवस्था में नहीं रहने देता, किस अवस्था में, भाप में, गैस में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको थोड़ा पहले बैलेंस कर दो, ये यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 कर दीजिए। ये मैंने आपको तरीका बताया था इसका, कि कार्बनिक पदार्थों में जब दहन होगा उसको बैलेंस करने का मैंने तरीका बताया था कि जितना कार्बन होगा उतना CO2 निकलता है। आपको याद हो तो 10 में मैंने बताया था, जितना कार्बन उतना CO2 निकलेगा, और जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा जल निकलता है, उसका आधा जल। फिर से सुन लो, जितना कार्बन है उतना CO2 निकलता है, और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा क्या निकलता है, जल। जैसे 4 हाइड्रोजन है तो 2 जल निकलता है, तो आप यहाँ 2 जल निकाल दो, बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। 4 है, यहाँ 2 से गुणा करूँ। अभी आयतन लिखे, मान लीजिए इसका आयतन लिखना हुआ, तो सब गैसें हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और वो भी क्या है। अच्छा देखो ध्यान से, इसका कितना आयतन, एक आयतन होगा ना, एक आयतन। तो आयतन को मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं आयतन को लिख रहा हूँ वॉल्यूम। क्या लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में क्या वॉल्यूम माने आयतन होता है, तो मैं शॉर्ट में वोल यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, तो आप वोल का मतलब समझ लीजिए, मैं आयतन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एक वोल, वोल का मतलब आयतन। यहाँ 2 वोल लिखिए, यहाँ 1 वोल, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 2 वोल। तो मान लो, मैं मान लूँ इसका 50 ml, तो ये कितना होगा 100 ml। ये क्या होगा 50 ml, ये क्या होगा 100 ml। मैं मान लूँ ये 100 ml, तो ये 200 ml हो जाएगा। ये कितना होगा 100 ml, ये क्या होगा, क्लियर है, फटाफट छापो। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। ये आसान है ना, मैंने कहा था आसान नहीं है। अरे यार, आज जो है, आज मैंने आपको पढ़ाया गैलुसैक का नियम, ठीक है। गैलुसैक के नियम को आपने बेहतर तरीके से समझा है। मैं जो है अगले वीडियो में गैलुसैक के नियम को एक और एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा परमाणु द्रव्यमान के विषय में, आणविक द्रव्यमान निकालने के विषय में, कैसे आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है, और ये सब निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा मोल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।